Hello guys, I hope all of you are doing well. Today we are going to discuss Lead Code's problem number 1277 which is count square submatrices with all ones. मीडियम मार्क क्वेश्चन है बट मेरे ख्याल से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. डायनामिक प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है. डायनामिक प्रोग्रामिंग की एक वैरायटी होती है डायनामिक प्रोग्रामिंग ऑन रेक्टेंगल्स, उसका प्रॉब्लम है ये. इस वैरायटी के ना आपको काफ़ी कम प्रॉब्लम्स मिलेंगे इस प्लेटफॉर्म पे. दैट्स वाई ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कंसीडर करता हूँ मैं. जल्दी से वाइट बोर्ड पे शिफ्ट होते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम एक अप्रोच सोचेंगे, उस अप्रोच को कोड करेंगे और लास्ट में स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे डिस्कशन करेंगे. प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोल रही है वी आर गिवन ए एम इंटू एन मैट्रिक्स ऑफ वंस एंड जीरोस. मतलब मेरे को एक मैट्रिक्स गिवन है एम क्रॉस एन साइज का और उसका जो हर एक एलिमेंट है वो या तो वन है या तो जीरो है. वी हैव टू रिटर्न हाउ मेनी स्क्वेयर सब मैट्रिसेस हैव ऑल वंस. मतलब हमको ऐसे सब मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करना है जिनके सारे एलिमेंट वन हो और ऐसे सारे सब मैट्रिसेस का काउंट करना है और जो टोटल काउंट है वो मेरे को रिटर्न करना है. अगर मैं इसको कल के प्रॉब्लम से रिलेट करूं, कल का प्रॉब्लम क्या था, मेरे को ऐसे सब एरेज आइडेंटिफाई करने थे मेरे गिवन एरे में से जिसके सारे एलिमेंट इक्वल टू जीरो थे. तो बस इस क्वेश्चन में मेरे को ऐसे सब मैट्रिसेस आइडेंटिफाई करना है जो कि स्क्वायर सब मैट्रिसेस हो प्लस जो भी एलिमेंट प्रेजेंट हो मेरे सब मैट्रिक्स में वो इक्वल टू वन होना चाहिए. जैसे सब एरे पार्ट ऑफ एन एरे होता है, कंटिन्यूस पार्ट ऑफ एन एरे, वैसे ही सब मैट्रिक्स कंटिन्यूस पार्ट ऑफ ए मैट्रिक्स होता है. एग्जाम्पल नंबर वन अगर हम देखें, एग्जाम्पल नंबर वन में हमको एज इनपुट एक मैट्रिक्स गिवन है 3x4 साइज का ये, ठीक है, और आउटपुट इसका 15 है. मतलब 15 स्क्वायर मैट्रिसेस हैं इसमें जिनमें जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो इक्वल टू वन है. ये सेम एग्जाम्पल मैंने नीचे लिख रखा है. हम ट्राई करते हैं सारे 15 के 15 सब मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करने का. ये देखो सेम एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख रखा है. अगर कोई स्क्वायर सब मैट्रिक्स है तो वो कितने साइज का होगा, 1x1 का होगा, 2x2, 3x3, 4x3, राइट. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं और 1x1 के साइज का जो भी सब मैट्रिक्स है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. हमको कैसे सब मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना है, हमको ऐसे सब मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना है जिनके सारे एलिमेंट इक्वल टू वन होने चाहिए. अगर मैं देखूँ तो फिर ये एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स तो है 1x1 साइज का, पर इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है वो इक्वल टू जीरो है. मतलब ये हमारा एक वैलिड सब मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे. अगर मैं 1x1 के सब मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई कर रहा होगी तो वो सारे एलिमेंट्स जो कि इक्वल टू वन है एक वैलिड सब मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. मतलब मैंने 1x1 साइज के स्क्वायर सब मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई कर लिया. अब हम क्या करते हैं, अब हम 2x2 के सब मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 1x1 के हमने कितने देखे, 3 + 4 + 3 10. अब हम 2x2 के सब मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. मेरे ख्याल से एक सब मैट्रिक्स ये बनेगा, दूसरा सब मैट्रिक्स ये बनेगा 2x2 साइज का. सिमिलरली थर्ड सब मैट्रिक्स हमारा ये वाला होगा और फोर्थ सब मैट्रिक्स ये वाला होगा. तो इसका मतलब क्या है, हमने 2x2 साइज के सब मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई कर लिया है जो कि स्क्वायर सब मैट्रिसेस है प्लस उनके सारे एलिमेंट्स इक्वल टू वन है, ठीक है. अब हमने 1+1 देख लिया, 1x1 देख लिया, 2x2 देख लिया. अब हम 3x3 देखने की कोशिश करते हैं. कलर चेंज करते हैं टू येलो. ओके, अगर आप देखो तो इस वाले मैट्रिक्स में ये 3x4 साइज का मैट्रिक्स था, इसमें टोटल 3x3 साइज के दो ही सब मैट्रिसेस बनेंगे. एक तो ये वाला होगा, जो सेकेंड सब मैट्रिक्स होगा वो ये वाला होगा, ये भी 3x3 साइज का है. अगर मैं इसको फर्स्ट सब मैट्रिक्स मान लूँ और सेकेंड वाले को सेकेंड सब मैट्रिक्स मान लेते हैं, ठीक है. अब हम देखते हैं कि इनमें से किसको हमको डिस्कार्ड करना है और किसको एक्सेप्ट करना है. अगर मैं फर्स्ट सब मैट्रिक्स देखूँ तो इसके कुछ एलिमेंट्स ना इक्वल टू जीरो है, पर मेरे को तो ऐसे सब मैट्रिक्स ढूंढने हैं ना जिनके सारे एलिमेंट इक्वल टू वन होने चाहिए. इसका मतलब क्या है, फर्स्ट वाला जो सब मैट्रिक्स है वो तो मेरे को डिस्कार्ड करना पड़ेगा. सेकेंड सब मैट्रिक्स अगर हम देखें तो इसके आप देखो सारे एलिमेंट इक्वल टू वन है. ये देखो इस वाले सब मैट्रिक्स में अगर सारे सब मैट्रिक्स इक्वल टू वन है, 3x3 का है, इसका मतलब क्या है, हमने एक 3x3 का सब मैट्रिक्स आइडेंटिफाई कर लिया जिसके सारे एलिमेंट्स इक्वल टू वन है. मतलब इस सेकेंड वाले सब मैट्रिक्स को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो मतलब 3x3 का हमने एक सब मैट्रिक्स आइडेंटिफाई कर लिया. अगर मैं इन नंबर्स को ऐड करूँ, इनको अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 10 + 4 + 1 विच इज़ 15, ठीक है. अगर आप आउटपुट देखो ऊपर तो ऊपर आउटपुट भी 15 ही था. इसका मतलब क्या है, हमने सारे सब मैट्रिसेस स्क्वायर सब मैट्रिसेस जिसमें सारे एलिमेंट इक्वल टू वन थे वो आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है. अब ये डायनामिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है. डायनामिक प्रोग्रामिंग में देखो डीपी वेक्टर तो बनता ही बनता है, ठीक है.
तो फिर इस वाले क्वेश्चन में सपोज मान लेते हैं हमको जो इनपुट गिवन है, इनपुट मैट्रिक्स, वो m क्रॉस n साइज का है। तो हमको एक डीपी वेक्टर बनाना पड़ेगा और वो डीपी वेक्टर भी m क्रॉस n साइज का होगा। ठीक है, तो फिर ये हमारा वेक्टर ऑफ वेक्टर हमने फॉर्म कर लिया है। अब देखो, इस वेक्टर ऑफ वेक्टर का हर एक ब्लॉक किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब वो जो स्टेट है वो रिप्रेजेंट क्या कर रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि DPIJ ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाउ मेनी स्क्वायर सब मैट्रिसेस आर एंडिंग एट द ब्लॉक प्रेजेंट ऑन दी ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, अगर सपोज मान लेते हैं ये मेरा ith रो है और ये मेरा jth कॉलम है, तो ith रो और jth कॉलम पे जो मेरा ब्लॉक लाई कर रहा है वो ये है। तो मतलब ये वाला जो ब्लॉक है ये इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा होगा, ये काउंट स्टोर कर रहा होगा उन स्क्वायर सब मैट्रिसेस का जो इस वाले ब्लॉक पे एंड हो रहे हैं। अब आप बताओ इस वाले ब्लॉक पे एंड होने वाले स्क्वायर सब मैट्रिसेस कौन से होंगे। एक तो देखो, एक सेकंड को मैं कलर चेंज करता हूँ। एक तो ये खुद ही होगा, ये 1x1 का स्क्वायर सब मैट्रिक्स है जो कि एंड हो रहा है ith रो पे और jth कॉलम पे। एक दूसरा जो सब मैट्रिक्स होगा वो 2x2 साइज का होगा, ये 2x2 का सब मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये एंड हो रहा है ith रो पे और jth कॉलम वाले ब्लॉक पे। ठीक है, तो अब हमको ये समझ में आ गया कि DPIJ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप इस वाली स्टेटमेंट को ना बार बार रीड करो। ठीक है, एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। हम कोशिश करते हैं इस DP टेबल को फिल करने की। इस DP टेबल को जब आप फिल करोगे ना तो आपको मोस्टली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, फिल करने की कोशिश करते हैं। हम DP टेबल को लेफ़्ट टू राइट फिल करेंगे और जैसे ही मेरा कोई रो कंप्लीट हो जाएगा मैं नेक्स्ट रो पे जंप कर जाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले अभी मैं मान लेते हैं मैं इस वाले एलिमेंट पे हूँ। आप मेरे को एक बात बताओ, इस वाले ये वाला जो एलिमेंट है ये कितने ऐसे सब मैट्रिसेस को फॉर्म करेगा जो कि एंड होंगे इस पे और वो वैलिड भी होने चाहिए। वैलिड होने का मतलब ये है कि जो सब मैट्रिसेस फॉर्म कर रहा है ना ये वाला ब्लॉक जिन भी सब मैट्रिसेस को फॉर्म कर रहा है उसमें सारे एलिमेंट इक्वल टू 1 होने चाहिए। पर ये वाला जो ब्लॉक है ये तो खुद ही इक्वल टू 1 नहीं है, इसका जो वैल्यू है वो तो 0 है। इसका मतलब क्या है, ऐसा कोई भी सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जो कि स्क्वायर हो और उसमें सारे एलिमेंट इक्वल टू 1 हो। तो फिर इसका मतलब क्या है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होनी चाहिए डीपी टेबल में, तो यहाँ पे जाके मेरे को 0 डाल देना होगा। तो मैं यहाँ पे 0 डाल देता हूँ। अब मैंने इस वाले एलिमेंट को देख लिया, मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे आता हूँ। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अब आप बताओ ऐसे कितने सब स्क्वायर सब मैट्रिसेस होंगे जो कि एंड हो रहे होंगे 0th रो पे और फर्स्ट कॉलम वाले ब्लॉक पे। ठीक है, और उसके सारे एलिमेंट इक्वल टू 1 होने चाहिए। एक तो सबसे बेसिक मैं देख पा रहा हूँ कि ये वाला जो ब्लॉक है ये एक वैलिड स्क्वायर सब मैट्रिक्स है और इस वाले सब मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट इक्वल टू 1 है। ठीक है, और तो कोई सब मैट्रिक्स देखो फॉर्म ही नहीं हो रहा है, 1x1 का फॉर्म हो रहा है, नेक्स्ट क्या 2x2 का होना चाहिए, पर यहाँ पे तो इतनी स्पेस ही नहीं है। यहाँ पे ऐसे 2x2 साइज का तो कोई मैं फॉर्म नहीं कर सकता ना। तो इसका मतलब क्या है कि इस वाले ब्लॉक पे एंड होने वाला वैलिड सब मैट्रिक्स खाली एक ही होगा और वो मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, वो ये वाला होगा। ये 1x1 का मेरा वैलिड सब मैट्रिक्स है। ठीक है, तो डीपी टेबल में फिल कर देते हैं। डीपी टेबल में यही काउंट स्टोर हो रहा था, तो यहाँ पे जाके मेरे को 1 स्टोर करना पड़ेगा। अब मैंने इसको देख लिया, अब मैं इस पर आता हूँ। इस पे एंड होने वाले वैलिड सब मैट्रिक्स कौन सा होगा, यही वाला होगा 1x1 साइज का, और तो कोई सब मैट्रिक्स फॉर्म हो नहीं रहा है जो कि इस वाले ब्लॉक पे एंड हो रहा हो, तो यहाँ पे भी मेरे को 1 फिल करना पड़ेगा। सिमिलरली अब मैं इस पे आ जाऊँगा, इस वाले एलिमेंट पे। इस वाले एलिमेंट पे भी एंड होने वाला जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगा वैलिड वो यही होगा, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब धीरे धीरे चीज़ें इंटरेस्टिंग होते जाएंगी। अब मैंने ये पूरी रो को फिल कर लिया है, अब मैं नेक्स्ट रो पे आऊँगा। नेक्स्ट रो पे आऊँगा, पहले एलिमेंट पे आता हूँ। इस वाले ब्लॉक पे एंड होने वाला पहला एंड होने वाला सब मैट्रिक्स कौन सा है जो कि स्क्वायर भी होना चाहिए और सारे एलिमेंट इक्वल टू 1 होने चाहिए। मेरे ख्याल से तो यही है, ये वाला, ये एक सब मैट्रिक्स। तो यहाँ पे फिर से मेरे को 1 फिल करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आ गया हूँ इस वाले एलिमेंट पे। इस वाले एलिमेंट पे मैं फिर से सब मैट्रिसेस देखता हूँ। इस वाले ब्लॉक पे एंड होने वाले अगर आप देखो तो 2 सब मैट्रिक्स हैं। देखो, एक तो ये वाला है, देखो मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, इसको रेड करता हूँ। इस वाले ब्लॉक पे अगर एंड होने वाले सब मैट्रिसेस मैं आइडेंटिफाई करूँ तो एक तो ये वाला होगा 1x1 साइज का, और दूसरा कौन सा होगा, दूसरा ये वाला होगा। अब आप देखो ये 1x1 साइज वाला जो सब मैट्रिक्स है ये तो वैलिड है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इक्वल टू 1 है। सारे मतलब एक ही एलिमेंट है और वो इक्वल टू 1 है। हाँ तो ठीक है, ये मेरा एक वैलिड सब मैट्रिक्स है। पर ये जो बड़ा वाला ये 2x2 साइज का जो सब मैट्रिक्स है ये वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट इक्वल टू 0 है। अच्छा, मतलब सब मैट्रिसेस तो एंड 2 हो रहे हैं इस वाले ब्लॉक पे, पर उनमें से एक जो सब मैट्रिक्स है ना वो वैलिड सब मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि उसमें एक एलिमेंट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मेरे को फिर से 1 ही डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ। ठीक है, अब देखना, अब इस वाले एलिमेंट पर जब हम आएंगे ना तो चीज़ें और इंटरेस्टिंग हो जाएंगी।
अब मैं इस वाले एलिमेंट पे पहुंचा। इस वाले एलिमेंट पे अगर हम देखें, इस वाले ब्लॉक पे एंड होने वाले पहले सब मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। कलर चेंज करते हैं टू ग्रीन। एक तो ये वाला हो गया सब मैट्रिक्स 1x1 साइज का। दूसरा कौन सा होगा? दूसरा ये वाला होगा। इसका साइज क्या होगा? 2x2 होगा। अब इन दो सब मैट्रिसेस को हम स्टडी करते हैं और देखते हैं कि ये वैलिड है कि नहीं है। अगर पहले मैं इस 1x1 वाले सब मैट्रिक्स को देखूँ, या तो ये स्क्वायर भी है और इसके सारे एलिमेंट्स इक्वल टू 1 भी है, तो ये वाला तो वैलिड है। अब अगर मैं इस वाले को देखूँ 2x2 वाले सब मैट्रिक्स को, तो यार ये भी 2x2 का है। 2x2 का है मतलब ये स्क्वायर है, प्लस इसके सारे एलिमेंट्स इक्वल टू 1 है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो सब मैट्रिक्स है ये भी मेरा एक वैलिड सब मैट्रिक्स है। तो टोटल काउंट क्या हो गया? टोटल काउंट ऑफ द स्क्वायर सब मैट्रिसेस विच आर एंडिंग ऑन दिस ब्लॉक वुड बी 2। एक ये वाला और एक ये वाला, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि ये वैल्यू 2 हमने मैनुअली फाइंड आउट कर ली। ये वाली वैल्यू आ कहाँ से रही है? देखो, एक सब अगर मेरे एलिमेंट पे, जिस भी एलिमेंट पे मैं खड़ा हूँ उसकी वैल्यू 1 है, तो इतना तो मेरे को कंफर्म पता है कि एक सब मैट्रिक्स तो वैलिड फॉर्म हो ही रहा होगा। वो एक सब मैट्रिक्स कौन सा होगा? वो ये वाला होगा 1x1 साइज का। अब अगर मेरे को देखना है कि और 2x2 साइज का, 3x3 साइज का सब मैट्रिक्स बन रहा है नहीं बन रहा, उसके लिए मेरे को पता है किनकी हेल्प लेनी पड़ेगी? इन एलिमेंट्स की। उसके लेफ्ट साइड वाला, उसके डायगनली टॉप पे जो एलिमेंट है उसका, और जस्ट उसके टॉप पे जो एलिमेंट है उसका। ये वाला भी एक वैलिड सब मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है। अगर मैं देखूँ डीपी टेबल में, तो मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे एक वैलिड सब मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी एक वैलिड सब मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे भी एक वैलिड सब मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है। तो अगर मैं इन वैलिड सब मैट्रिसेस को इससे कंबाइन कर लेता हूँ, तो मेरा एक बड़ा, जैसे 1x1 था, अब 2x2 का सब मैट्रिक्स मैं फॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये होगा 1 प्लस मिनिमम ऑफ 3 वैल्यूज़ होगा। उन 3 वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे डैश करके लिख रहा हूँ, और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वो 3 वैल्यूज़ कौन सी होंगी। वो 3 वैल्यूज़ होंगी डीपी टेबल में, जो मेरा करंट एलिमेंट है जस्ट उसके लेफ्ट साइड वाला ब्लॉक, उसके डायगनली टॉप में जो ब्लॉक है वो, और जस्ट जो उसके टॉप में ब्लॉक है वो। ठीक है, इन 3 वैल्यूज़ में जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा, और वो मेरे करंट ब्लॉक की वैल्यू होगी। ये 1 कहाँ से आया? देखो, अगर मेरे करंट एलिमेंट की वैल्यू 1 है, अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक्स पे आ जाऊँ, मेरे करंट एलिमेंट की वैल्यू अगर 1 है, तो मेरे को पता है कि एक वैलिड सब मैट्रिक्स तो फॉर्म हो ही रहा होगा, और उस सब मैट्रिक्स का साइज़ क्या होगा? 1x1 होगा। ठीक है, तो ये 1 यहाँ से आ रहा है, और अगर मैं मिनिमम ऑफ ये 3 वैल्यूज़ अगर ले लूँ तो क्या बनेगा? मिनिमम ऑफ 1, 1, 1 इज़ 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 1 + 1 2 हो जाएगा, और इसलिए यहाँ पे 2 आ रहा है। अब अगर आइडेंटिफाई करना हो तो वो कौन से 2 सब मैट्रिसेस थे? वो सब मैट्रिक्स एक ये वाला था और एक ये वाला था, और सही भी है। देखो, अब तो हमने मैनुअली भी आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, तो फिर हमने अब ये समझ लिया, ये फॉर्मूला देख लिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं, इस टेबल डीबी टेबल को पूरा फिल करने की कोशिश करते हैं। अब मैं इस वाले एलिमेंट पे आया। इस वाले एलिमेंट पे आके सबसे पहले मैं क्या करूँगा? देखूंगा अगर वैल्यू 1 है तो 1x1 का जो वैलिड सब मैट्रिक्स है वो तो बन ही रहा होगा, उसको मार्क कर लेते हैं। अब मैं 2x2 का सब मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करता हूँ, वो ये वाला होगा। कोई 3x3 का सब मैट्रिक्स तो बन नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? काउंट ऑफ सब मैट्रिक्स विच आर एंडिंग ऑन दिस ब्लॉक वुड बी 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। एक बार फॉर्मूले से भी देख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था? 1 प्लस मिनिमम ऑफ लेफ्ट वाली वैल्यू, डायगनली टॉप वाली वैल्यू, और जस्ट टॉप वाली वैल्यू। मतलब यहाँ पे आना चाहिए 1 प्लस इसका 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 और मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 2 आ गया। अब हम ये वाली पूरी रो फिल कर दिया है। अब हम इस वाले रो पे आते हैं, सेकंड रो पे। सेकंड रो पे जो पहला एलिमेंट है वो इक्वल टू 0 है। तो मेरे को नहीं लगता ये वाला ब्लॉक कोई भी ऐसा सब मैट्रिक्स होगा जो कि इस वाले ब्लॉक पे एंड हो रहा हो और वो वैलिड हो। तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 0 फिल कर देता हूँ। फिर मैं इस वाले ब्लॉक पे आऊँगा। इस वाले ब्लॉक पे देखते हैं कि सब मैट्रिसेस कौन कौन से फॉर्म हो रहे हैं। एक तो 1x1 का ये होगा, और दूसरा 2x2 का ये होगा। अगर मैं देखूँ तो 1x1 का तो वैलिड है, 2x2 का वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि एक एलिमेंट हमारा 1 नहीं है, एक एलिमेंट 0 है, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। अगर मैं फॉर्मूले से चेक करूँ तो फॉर्मूले से क्या होता है? 1 प्लस मिनिमम ऑफ इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू। इनमें से मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 है, तो 1 + 0 इज़ 1, तो इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। मतलब फॉर्मूला हमारा सही काम कर रहा है। अब मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे आता हूँ। नेक्स्ट एलिमेंट 1 है, एक सब मैट्रिक्स ये वाला होगा और दूसरा सब मैट्रिक्स ये वाला होगा। तो टोटल 2 सब मैट्रिक्स होने चाहिए, मतलब यहाँ पे 2 आना चाहिए। फॉर्मूले से चेक करते हैं। 1 प्लस मिनिमम ऑफ ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। 1 1 2 में मिनिमम क्या है? 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया। दैट्स वाई यहाँ पे 2 आ गया। फॉर्मूला भी सही है। अब नेक्स्ट एलिमेंट जो आखिरी एलिमेंट है हमारा वो ये वाला है। अब देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा।
पहला जो सब मैट्रिक्स बन रहा है, फिर से कलर चेंज करते हैं, आखिरी कलर, पहला जो सब मैट्रिक्स बन रहा है वो ये है 1x1 साइज का। दूसरा जो सब मैट्रिक्स बन रहा है वो ये वाला है। और जो तीसरा सब मैट्रिक्स एंड हो रहा है मेरे इस वाले ब्लॉक पे, वो ये वाला है 3x3 साइज का। तो टोटल कितने सब मैट्रिसेस बने वैलिड? एक ये, दूसरा ये, और तीसरा ये 3x3 साइज का। तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, 3 फिल कर देते हैं। फॉर्मूले से भी चेक करते हैं। फॉर्मूला क्या था? 1 प्लस मिनिमम ऑफ ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज इक्वल टू 2 है। तो फिर 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, अब मेरा डीपी टेबल का हर एक एलिमेंट मेरे को बता रहा था काउंट ऑफ सब मैट्रिसेस विच आर एंडिंग ऑन दैट रो एंड दैट कॉलम। ठीक है, तो अब अगर मैं इन सारे नंबर्स का सम ले लेता हूँ, इस पूरे डीपी वेक्टर को एक बार फिर से ट्रैवर्स करता हूँ और इन सारे एलिमेंट्स का अगर मैं सम कर देता हूँ, तो जो वैल्यू आएगी ना, वही होगी मेरी टोटल नंबर ऑफ वैलिड सब स्क्वायर सब मैट्रिसेस विच हैव ऑल वंस। ठीक है, तो मतलब मेरे को क्या करना है? डीपी टेबल को पहले फॉर्म करना है और डीपी टेबल को एक बार फिर से मेरे को ट्रैवर्स करना होगा इन सारे वैल्यूज़ का काउंट को ऐड करने के लिए। जो भी काउंट आएगा एडिशन के बाद वही मेरा आंसर होगा, वही मैं रिटर्न कर दूंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने नोटिस की होगी, आई एम नॉट श्योर की या नहीं की, वो ये है कि ये वाली जो वैल्यू है ना, और जो ये वाली वैल्यू है, मतलब जो जीरोथ रो और जीरोथ कॉलम है, उसकी वैल्यू आप एज इट इज फिल कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब एज इट इज क्यों फिल कर सकते हो ये आप चेक करना। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है कि आप मेरे को बताओ कमेंट में कि जो जीरोथ रो है और जीरोथ कॉलम है उसको मैं एज इट इज यहाँ पे क्यों फिल कर पा रहा हूँ डीपी टेबल में। आप देखो, ये जीरोथ रो यहाँ भी सेम है जो हमें मैट्रिक्स की बनता है उसमें, और हमारे डीपी टेबल में भी सेम है। सिमिलरली ये जो जीरोथ कॉलम है वो मैट्रिक्स में भी सेम था और डीपी टेबल में भी सेम था। पर अगर आप इन वाली वैल्यूज़ को देखो, ये लेते हैं, अगर आप इन वाली वैल्यूज़ को देखो तो ये वैल्यूज़ तो अलग हैं। ठीक है, तो आप कमेंट में मेरे को बताना कि ये जीरोथ रो और जीरोथ कॉलम की वैल्यू सेम क्यों आ रही है मेरे मैट्रिक्स में और मेरे डीपी टेबल में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मेसी हो गया है, बट आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, अप्रोच समझ में आया हो, ये फॉर्मूला समझ में आया हो। ठीक है, तो अब हम जल्दी से कोड लिखते हैं और उसके बाद जल्दी से स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैट्रिक्स मेरा m क्रॉस n साइज का था, तो मैं m और n को जल्दी से डिफाइन कर देता हूँ। मैट्रिक्स जीरो डॉट साइज। ठीक है, डीपी वेक्टर बनाना पड़ेगा मेरे को, जल्दी से डीपी वेक्टर बना देता हूँ। डीपी वेक्टर क्या होगा? वेक्टर ऑफ वेक्टर होगा जिसका साइज क्या होगा? m क्रॉस n ही होगा। इसके सारे एलिमेंट्स को ना मैं जीरो से इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है, डीपी वेक्टर बना दिया, m क्रॉस n डिफाइन कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं? अपने डीपी वेक्टर को फिल करना शुरू करते हैं। i इक्वल टू जीरो, y शुड बी लेस देन m, i प्लस प्लस फॉर इंट j इक्वल टू जीरो, j शुड बी लेस देन n, j प्लस प्लस। अब मैंने क्या बताया था कि मेरे मैट्रिक्स में और डीपी टेबल में जो जीरोथ रो और जीरोथ कॉलम होगी वो सेम होगी। तो मैं क्या करता हूँ, इफ़ i इक्वल टू ज़ीरो और j इक्वल टू ज़ीरो, तो मैं क्या करूँगा, डी पी आई जे इज इक्वल टू मैट्रिक्स आई जे, बिल्कुल, और कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब जब मैं मैट्रिक्स को ट्रैवर्स कर रहा हूँ और i भी इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, j भी इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, तो दो केसेस बनते हैं। एक केस होगा जब मेरे एलिमेंट की वैल्यू जीरो होगी। अगर एलिमेंट की वैल्यू जीरो होगी तो ये तो कभी भी एक वैलिड सब मैट्रिक्स बनाएगा ही नहीं, तो इस केस को मैं कंसीडर ही नहीं करता हूँ। मैं अपना जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाला काम है वो तभी करूँगा जब मेरे करंट एलिमेंट की वैल्यू वन होगी। तो मैं यहाँ पे एक केस और बना देता हूँ, इफ़ मैट्रिक्स आई कॉमा जे इज इक्वल टू वन, तो ही मैं डीपी टेबल को फिल करूँगा। और डीपी टेबल को फिल कैसे करूँगा? डीपी टेबल की वैल्यू होगी वन प्लस मिनिमम ऑफ डी पी आई माइनस वन जे, आई माइनस वन जे मतलब टॉप वाला एलिमेंट, और डी पी आई जे माइनस वन, ये क्या है? मतलब लेफ्ट वाला एलिमेंट, और मेरे को डायगनली टॉप वाले एलिमेंट पे भी जाना है। तो वो मैं कैसे जाऊँगा? मेरे को रो को भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और कॉलम को भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर ये जो फॉर लूप है ना, ये मेरे पूरे डीपी टेबल को फिल कर देगा। अब मैंने क्या बोला था, मेरे को डीपी टेबल को फिर से ट्रैवर्स करना होगा और जो भी वैल्यूज़ मेरे डीपी टेबल में है ना, उनको मेरे को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक काउंट वेरिएबल बना देता हूँ, यही मतलब काउंट बना लो या आंसर वेरिएबल बना लो इसको। ठीक है, इसी में मैं वैल्यूज़ को डीपी टेबल की ऐड करता जाऊँगा। डीपी टेबल को फिर से ट्रैवर्स करने के लिए मेरे को एक नेस्टेड लूप लिखना पड़ेगा, इक्वल टू जीरो, ये शुड बी लेस देन n, जे प्लस प्लस काउंट में क्या ऐड करना है मेरे को? डी पी आई जे पे जो भी वैल्यू पड़ी है वो मैं काउंट में ऐड कर देता हूँ, और लास्ट में मैं क्या करूँगा, काउंट को रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, एक बार कोड को चेक कर लेते हैं। एम एन डी पी वैक्टर सही इनिशियलाइज किया है,
फार्मूला i-1j ठीक है, मेरे ख्याल से तो ये कोड सही है। और एक बार रन करके देखते हैं, कुछ गड़बड़ होगा तो उसको ठीक करेंगे। ठीक है, इन 2 टेस्ट केसेस पे कोड सही चल रहा है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो जा रहा है, एक्सेप्ट भी हो गया है, और एक बार फिर से सबमिट करते हैं। काफ़ी कम % सोल्यूशन को बीट कर रहा है ये वैल्यू चेंज होते जाती है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता है। ये देखो मेमोरी में कितना सिग्निफिकेंट इंक्रीज आ गया। ठीक है, जल्दी से स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं। अगर आप ये देखो तो ये एक नेस्टेड लूप है। जो इसका आउटर लूप है वो m टाइम्स चलेगा और इनर लूप n टाइम्स चलेगा। मतलब ये जो फॉर लूप है ये बेसिकली कर क्या रहा है, हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स कर रहा है ना मेरे मैट्रिक्स में। तो इसका मतलब क्या है, ये m इंटू n टाइम्स चलेगा। सिमिलरली ये वाला जो फॉर लूप है ये भी मेरे डीपी टेबल को ट्रैवर्स कर रहा है, और डीपी टेबल का साइज m क्रॉस n है। तो फिर ये फॉर लूप कितना टाइम्स चलेगा, m क्रॉस n टाइम्स चलेगा। तो जो मेरी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो 2 इंटू एम इंटू एन हो जाएगी। और ये जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं इनको तो हम इग्नोर कर देते हैं, तो जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी बिग ओ ऑफ m इंटू एन। अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखूँ तो फिर एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा बना रहा हूँ, वो है मेरी डीपी टेबल, और डीपी टेबल का साइज़ क्या है, m क्रॉस n। इसके अलावा तो मैं और कोई एक्स्ट्रा स्पेस को यूज़ कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो जो मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो भी O ऑफ m क्रॉस n होगा। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है m क्रॉस n टाइम में और m क्रॉस n स्पेस पे। एक बार चेक कर लेते हैं। सही है, हेल्पफुल मार्क करते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चेक करते हैं। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। हमने क्वेश्चन को समझा, हमने अप्रोच डिस्कस की, हमने ड्राई रन भी किया, हमने कोड लिखा, स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस भी हो गया। तो अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना, आई विल रीच आउट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।